बैंकिंग करियर क्यों चूज करना चाहिए? ऐसा क्या है बैंकिंग करियर में? बैंकिंग एज सच कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है। बैंक है उसमें वर्क कल्चर कैसा है? जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम करो। जो करियर है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? किसी को भी अगर एज ए बैंकर उन चेंजेस के बारे में डे टू डे पता रहना बहुत जरूरी पहले में और अब में क्या फ़र्क है इन दोनों एग्ज़ाम में? है। जो पास मार्क्स हैं पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जितने भी एस्पिरेंट्स जो अभी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लरिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हमारे साथ में जितने भी बैंकर्स कनेक्टेड हैं जो जीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखिए और आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। मैं प्रवीण राणा आपके साथ में सीनियर मेंटर ऑफ जीआईबी एंड सीआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑन ऑफिसर अड्डा 24/7 पर लगातार आपके साथ में कनेक्ट रहता हूं, लगातार जुड़े हुए रहते हैं। और हमारे साथ में हमारे गेस्ट प्रमोद जी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनका मोर देन 40 ईयर्स का जो बैंकिंग करियर है वो रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं। और अगर आप पीओ एग्ज़ाम की, क्लरिकल एग्ज़ाम की, जीआईबी सीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो चलते हैं हम हमारे गेस्ट के पास में। सर वेलकम है आपका अड्डा 24/7 में। सर हमारे साथ में बहुत सारे बैंकर्स कनेक्टेड हैं और ऐसे एस्पिरेंट जो पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए कुछ। माई सेल्फ प्रमोद गुप्ता। मैंने लगभग 22 साल बैंक ऑफ राजस्थान में काम किया है और उसके बाद जो HDFC बैंक के अंदर वर्किंग की है। टोटल अराउंड 39 ईयर्स प्लस हो गए हैं। तो मैं वैसे बाय एजुकेशन अगर बात करें तो MCOM LLB CIB, फिर मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग ही मैंने CFA भी किया जो हैदराबाद से इंस्टीट्यूट कराता है। और मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, क्रेडिट, ट्रेड फाइनेंस, और फिर मैं बैंक के अंदर एज ऑडिट भी एंड साथ साथ ट्रेनिंग्स का काम भी किया। थैंक यू सर। अभी बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट्स हैं जो बैंकर बनना चाहते हैं, चाहे वो एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, चाहे क्लरिकल लेवल पर हो, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर। बैंकिंग करियर क्यों चूज़ करना चाहिए? ऐसा क्या है बैंकिंग करियर में सो दैट जो आज के समय में यूथ प्रिपरेशन कर रहा है उसको और मोटिवेट होना चाहिए और बैंकिंग करियर की तरफ अपने आप को मूव करना चाहिए? बैंकिंग का कैरियर जो है बेसिकली बहुत ही समय, आज की बात नहीं कर रहा, बहुत समय से, कभी तो ये टाइम था बिल्कुल बैंक के अंदर सबसे पहले बैंक की ही प्रेफरेंस रहती थी कि मैं बैंक की सर्विस मिल जाए तो उससे ऊपर कुछ चीज़ है नहीं मेरे लिए। बैंक का बेसिकली क्यों इंसान चाहता है, कोई भी अगर जहाँ जॉब कर रहा है, एक तो चाहता है इंसान के भी मेरी जॉब पक्की हो, बार बार मेरे को चेंज ना करना पड़े, और दूसरा है कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो कम से कम ग्रोइंग तो हो, या वो फील्ड तो ग्रोइंग हो। बैंकिंग एज सच कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है। फॉर एग्जांपल सपोज हम बात कर देते हैं कि नहीं इंडिया तो आगे ग्रो करेगा, बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, GDP इतने % होगा हमारा कंट्री का। जब हम बात GDP की कर देते हैं ना कि GDP इतना बढ़ेगा हमारा, तो उसके साथ शॉर्ट है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को तो इमीडिएटली बढ़ना ही बढ़ना है। जी। जब बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है तो फिर जो जिस सेक्टर में आप खुद अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली साथ साथ होगी ही होगी। जी। आज के टाइम में अगर हम बैंकिंग करियर की बात करते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि एक चैलेंजिंग करियर है, एंड पर्सनल लाइफ को और जो वर्किंग लाइफ है उसको बैलेंस करना एक चैलेंजिंग काम है। तो आपने इतना समय बिताया है बैंकिंग सेक्टर में, तो किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करके चले सर? देखिए, जब हम बैंकिंग सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने लगते हैं साथ ही, तो थोड़ा सा वर्क लाइफ के लिए तो बेसिकली देखो, जो घर पे फैमिली है उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, या वो पार्ट रहेगा कि फैमिली मेम्बर्स बाकी क्या कर रहे हैं साथ साथ।
ठीक है, बैंकिंग में तो अपना जो काम कर रहा है चैलेंज नो डाउट, क्योंकि अब पहले तो कभी टाइम होता था कि इतना ज़्यादा 9 to 5 या 10 to 5 वाली जॉब रहती थी। जी। अब वो 10 to 5 तो देखो किसी भी बैंक के अंदर ख़त्म हो चुकी है चीज़ लगभग। अगर पब्लिक सेक्टर की भी बात ले लें तो 10 to 7 वाला काम नॉर्मली है, जी। और दूसरे बैंक में थोड़ा 10 to 8:30 या कुछ 8 इतना लगभग नॉर्मली होने लग गया है। अ, आज के टाइम में अगर हम जो बैंक है उसमें वर्क कल्चर कैसा है, अगर हम अंदर से देखते हैं बैंक को? देखिए, वर्क कल्चर तो सभी बैंक्स में लगभग सेम सा और अच्छा है कि बेसिकली काम अपना अपना काम फिनिश करो बेसिकली, और जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम करो, फिर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं आपका बैंकिंग करियर, मतलब अगर मैं बात करूं 4 डिकेड के आसपास रहा है, 40 इयर्स का। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे अगर हम स्टाफ लेवल पर भी बात करते हैं तो बहुत सारे एस्पेयर जो बैंकर्स हैं वो कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। तो आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर में किस किस टाइप के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए? ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने सपोज कर लो मैं उस हिसाब से देखूँ, बैंकिंग मैनुअल बैंकिंग थी बेसिकली, जी। सारा का सारा मैनुअली लेजर्स पे काम करने वाली बात थी। तो उस हिसाब से तो पूरा मैनुअल ही काम करना है। उस समय शायद कैलकुलेटर भी स्टार्ट ही हुए थे, जी। ठीक है। आस्ता आस्ता आने वाले वक्त में फिर वो कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ लगभग 95-96 के करीब। तो सभी को फिर जो स्टाफ था या जिस जिस भी लेवल पे जो था हर एक को कंप्यूटर्स के बारे में सीखने वाली बात रही। जी। और लेकिन साथ साथ पहले तो जैसे 10 to 5 जॉब थी लोगों की, लेकिन साथ साथ वो टाइम उतना लोग नॉर्मली डिवोट नहीं करते थे। जैसे जैसे आगे 91-92 के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए तो उसके बाद जो चैलेंजेस कह लो या कंपटीशन को वर्चुअली, उसको कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता चला गया। और कस्टमर्स की पहले तो था कि बैंक ड्रिवन बेसिकली बैंकिंग चलती थी, बाद में वो कस्टमर ड्रिवन हो गई। कस्टमर जो चाहेगा उसके हिसाब से काम करना है, और उसी कारण से जो मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर ड्रिवन है तो जो बैंकिंग का चल यानी कि जो अपन स्ट्रेस कह लो या कह लो लेट तक की बैंकिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई। यानी जो पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग थी वो जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव किया तो बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। बहुत सारे अभी भी अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे बैंकर्स जो ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते थे और उनको मूव होना पड़ा डिजिटल बैंकिंग की तरफ। तो क्या सर आपको भी ऐसा कोई चैलेंज फेस हुआ इसमें? ऐसा मैं देखो, मेंटली सारा मेंटल ब्लॉक वाली बात है। अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो तो किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि जब कंप्यूटराइजेशन आनी है तो अपने को उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, कि कंप्यूटर हमें कंप्यूटर पे काम करना सीखना है। जी। शुरू में तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम काम किया होगा तो शायद कैलकुलेटर भी चलाना ना आना आया हो हमें, जी। ठीक है ना। आस्ता आस्ता सीखना पड़ता है, सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं कहीं रहेंगे। चेंज तो हमेशा ही लाइफ का रूल है कि चेंज इज ऑलवेज अवेलेबल देयर। सर अगर कोई आज के समय में बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करता है एज ए पीओ, एज ए क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या जो बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, कोई भी हो अपनी करियर ग्रोथ के बारे में सबसे पहले सोचता है कि मेरा जो करियर है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड किस तरीके से मैं और अपने आप को एनहांस कर पाऊँगा, एक अच्छे लेवल पर पहुँच पाऊँगा। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी टाइम टू टाइम एडिशंस होते जा रहे हैं, या रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस टाइम टू टाइम आती रहती हैं। किसी को भी अगर एज ए बैंकर उन चेंजेस के बारे में डे टू डे पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उन चेंजेस का ध्यान नहीं देगा कोई इंसान तो फिर उसको उतनी फाइनेंस से वो काम नहीं कर पाएगा। और अगर हम देखते हैं कि करियर को हमें कैसे ग्रो करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बैंकर्स के लिए? बैंकिंग में बेसिकली अगर बैंक एज देखो आमतौर पे जो कोई भी अगर स्टाफ आता है तो वो इनिशियली तो किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने बीए, एमबीए यही कोर्सेज करके आ रहा है। जी। लेकिन एज सच बैंकिंग की पढ़ाई करके शायद लोग, वैसे बाहर तो इंडस्ट्री बाहर है भी नहीं उस हिसाब से पढ़ाई, तो पढ़ाई करके कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने बैंकिंग करनी है
तो इसका मतलब ये जरूरी है, हमने जॉब तो ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बैंकिंग जब कर रहे हैं, बैंकिंग एक अपने आप में पूरा वाइड सब्जेक्ट है, तो हमें एज सच बैंकिंग के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस भी अलग कोर्सेज कराता है। उसके फ्लैगशिप कोर्सेज में से है जैसे JIB CIB या और भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज हैं IABF के, जो किए जा सकते हैं और जो उसकी रेगुलर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। सर मैं भी बहुत सारे बैंकर्स के साथ में डेली बेसिस पर इंटरेक्शन होता है। ऐसा फील करते हैं कि काफ़ी प्रेशर वाली जॉब है, काफ़ी हाई प्रेशर जॉब है। तो ऐसे केस में किस तरीके से ये प्रेशर हैंडल किए जाएं, किस तरीके से यहाँ पर अपने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा ईज़ करके रखें आज कि है ना, उसमें लाइफ चलती रहे आगे। देखिए, बैंकिंग में या किसी भी, मैं पर्टिकुलर बैंकिंग ना कह के किसी भी काम को करने से पहले, मतलब जब सपोज कर लो हमने कोई कल काम करना है, हमें आइडिया तो होता है कि हमें ये सुबह आके काम करना होगा जी। कोई थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम प्रीवियस डे करके थोड़ी सी चलें जी। तो, और मॉर्निंग में, क्योंकि हमें प्रीवियस डे हमने थोड़ी सी प्लानिंग कर ली, हमें सुबह एग्जीक्यूट करनी है वो, कुछ काफ़ी सारी चीज़ों का पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चीज़ें हमें उसी प्रीवियस डे ही पता थी, मैक्सिमम चीज़ें पता होती कि सुबह हमें आके क्या करना है, थोड़ी सी प्लानिंग वो कर ली और सुबह आके जैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। और बल्कि एग्जीक्यूशन में भी कई लोगों के पास जैसे मेल्स आती हैं जी। सुबह सुबह, बहुत सारी मेल्स आ गई। अगर आप कोई भी बंदा 15-20 मिनट पहले, टाइम से 15-20 मिनट पहले आ जाए और अपना कुछ काम एग्जीक्यूशन में डाल दे और अपना थोड़ी बहुत मेल्स वगैरह अगर टाइमली चेक कर ले, तो फ्लो सारा दिन लगभग बहुत अच्छे ढंग से टाइमली शुरू हो जाता है। अगर वही हम सुबह ही आगे प्लानिंग करने लगेंगे और फिर वो मेल्स देखने में और टाइम लगेगा, तो फिर तो सारा का सारा होच पोच होता चला जाएगा। यानी नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग है एक दिन पहले करके रखें थोड़ा सा करनी तो कहीं ना कहीं आसान हो जाती है जॉब और नेक्स्ट डे काम करना आसान हो जाता है। सर अगर हम लोग बात करते हैं, मैं भी जब हम भी GIB एग्ज़ाम की या CIB एग्ज़ाम की बैंकर्स को प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हम हमेशा बैंकर्स का मेन फोकस रहता है मेरा GIB के एग्ज़ाम किसी तरह क्लियर हो जाए या CIB के एग्ज़ाम किसी तरह क्लियर हो जाए, कुछ भी शॉर्टकट्स लगाएं, वो क्वेश्चंस मुझे पता चल जाएं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप GIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने हैं, तो लर्निंग के ऊपर फोकस करो, है ना। जो भी टॉपिक आपको मिला है या जो भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, अगर उसमें आप उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सर अगर हमें ये जो लर्निंग है इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, या अगर हम जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो किस तरीके से बैंकर्स को हेल्प करता है? जैसे मैंने शुरू में ही बात करते बोला होगा कि मतलब शायद इतनी बात नहीं हुई, मतलब बेसिकली रेगुलर स्टडी, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हमें वो तो पता ही होने चाहिए जी। अपने डेवलपमेंट के लिए। हमें जो इन डेप्थ बेसिकली CIB का एग्जांपल ले लें, GIB का, जब हम वो एग्ज़ाम करने लगते हैं तो उसके अंदर जो बैंकिंग के बारे में वो जो टॉपिक्स ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो पूरा का पूरा इन डेप्थ हमारे को बताते हैं कि भी ये काम को क्यों किया जा रहा है। जब हम किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, नहीं तो क्या नहीं तो पता लगा कि ABCD ऐसे कुछ कर दो और इसके बाद ऐसा हो जाएगा। तो कंप्यूटराइजेशन आने के बाद लोगों को इन जनरल उसके जो बैकग्राउंड में रूल्स रेगुलेशंस हैं कहीं नहीं पता है, वो तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली कर दिया जी। लेकिन हमें अपने आप पता होना चाहिए कि ये काम क्यों किया था मैंने। और वो जो JIB CIB है हर एक इंसान को बहुत अच्छे ढंग से बता देती है कि भैया जब अपन पढ़ते हैं पता लगता है कि अच्छा ये काम तो मैंने इसलिए किया, ये नहीं तो क्या है ना, कंप्यूटर से कमांड दे दी और काम हो गया, रूल तो पता ही नहीं है जी। तो हर एक के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको उसके बैकग्राउंड में जो रूल्स हैं वो अच्छे ढंग से पता हो। और कई बार होता है सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे उसको कई डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जी। हर एक काम कंप्यूटर ने नहीं करना है, उसको खुद पता होगा तो उसको डिसीजन टेकिंग भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी और अल्टीमेटली वो विन विन सिचुएशन में होगा। जब कस्टमर के साथ में डीलिंग कर रहे होंगे तो जितनी अच्छी नॉलेज होगी कस्टमर को उतना अच्छे से डील कर पाएंगे
और उसके बाद में जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी मैनेजरियल लेवल पर, किसी भी लेवल पर हो, चाहे ब्रांच लेवल पर हो, चाहे आर ओ जेड ओ लेवल पर या एच ओ लेवल पर, तो वहाँ पर भी पूरी हेल्प करेगा। सर, अगर हम GIB के एग्ज़ाम की बात करें या CIB के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो बहुत सारे अभी हमारे साथ में ऐसे भी बैंकर्स कनेक्टेड हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बैंक को ज्वाइन किया है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोनों के दोनों एग्ज़ाम किसी भी बैंकर के लिए, ये दोनों GIB और CIB एग्ज़ाम्स? देखिए, कोई भी इंसान MBA करके आया, जी वो कोई भी ग्रेजुएशन की उसने, कोई भी किसी जो भी कोर्स करके उसने बैंक में तो लग गया, जी। उसने ये टारगेट तो अचीव कर लिया कि भी मैंने जॉब ले ली, ठीक है। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट जो है कि अपनी जॉब को अच्छे ढंग से करना इम्पोर्टेंट है, कि उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे, तभी अपनी जॉब को वो अच्छे ढंग से कर पाएगा। और जो GIB CIB है, जो RBI से जो रूल्स बने हैं या और रूल्स बने हैं, उनके बारे में अच्छे ढंग से इंसान को पता लगता है। जैसे या दूसरा, एक और लोग अकाउंटिंग नहीं पता है, जैसे डेबिट क्रेडिट ही करते हैं अपन बैंकिंग में बेसिकली, तो अकाउंट में पैसा जमा हुआ है निकाल यही करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से फ्लो करता है, नहीं तो डेबिट कर दिया कंप्यूटर को डिमांड इसमें कॉलम में लिख दो और वो हो जाएगा। लेकिन पूरा पता होना जरूरी है कि भी ये किस तरीके से काम हुआ था या इसका इम्पैक्ट आगे क्या आएगा। जी, जितने एस्पेरेंट्स GIB की प्रिपरेशन करते हैं, GIB की तैयारी करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी सारे के सारे जो डेवलपमेंट सर्कुलर इशू होते हैं या जो भी यहाँ पर गाइडेंस है, जनरल बैंकिंग है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, एंड उसके साथ साथ रिटेल बैंकिंग है, ठीक है, इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, जिसका कहीं ना कहीं बैंकिंग करियर में सभी बैंकर्स को हेल्प मिलता है। वहीं पर अगर हम CIB के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो CIB का जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं मैनेजरियल लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है कि आपको केस स्टडीज़ को सोल्व करना है और केस स्टडीज़ को सोल्व करके आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, और वही पूरा का पूरा कहीं ना बैंकिंग करियर में काम आता है। जी सर, अगर हम लोग बात करते हैं सर, ये जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, चाहे हम GIB की बात करें, CIB की बात करें, किसी भी बैंकर को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाते, क्या बेनिफिट है? बहुत सारे बैंकर्स GIB और CIB का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं एनी हाउ। देखिए, जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कर रहे हैं बात जी, तो उन बैंक्स में तो है कि उनको इमीडिएटली GIB या CIB करने के बाद कुछ इंक्रीमेंट मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में मिल जाती हैं। जी, कुछ शायद प्राइवेट बैंक्स ने भी शुरू किया है कि उनको कुछ फिक्स स्टाइपेंड दे देते हैं कि भी आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। जी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, स्टाइपेंड तो चलो वन टाइम काम हो गया या इंक्रीमेंट भी मिल जी। गई वो, लेकिन मेन है इंसान को वो जो चीज़ सीखता है जी, कि जो उसका लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, कि वो उसके अल्टीमेटली काम करने के तरीके में या कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली कि मेरे को रूल्स रेगुलेशंस पता है, तो मैं उसका जो डिसीजन करना है या जो बात करनी है विद कॉन्फिडेंस करूँगा, नहीं तो कहना यार पता नहीं यार क्या है, अवॉइड करने लगता है कई बारी चीज़ों को। जी, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब खुद पता है तो इंसान को। जी। और जितने भी बैंकर्स पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, अगर GIB के एग्ज़ाम पास करते हैं, चाहे वो क्लरिकल पोस्ट पर हों या ऑफिसर लेवल पर हों, तो डायरेक्टली एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। और अभी जो 12th BPS आया है पब्लिक सेक्टर बैंक में, जितने भी बैंकर्स काम कर रहे हैं उनको एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि क्लरिकल पोस्ट पर तो पहले 2 इंक्रीमेंट थे ही CIB के एग्ज़ाम पास करने पर, अब ऑफिसर लेवल पर भी 2 इंक्रीमेंट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो आप में से जितने भी बैंकर्स ऑफिसर लेवल पर हैं, तो अब आपके लिए डबल एडवांटेज है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नॉलेज तो एनहांस होती है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में तो जब बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम होता है, तो अगर कोई क्लरिकल पोस्ट पर है, ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स का भी एडवांटेज, एक्स्ट्रा मार्क्स का एडवांटेज मिल जाता है, एजुकेशन के मार्क्स उनके ऐड होते जी हैं। जी। और उसके बाद में जैसे ही मैनेजमेंट के पास सामने पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के बाद मैनेजमेंट को फेस करना होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में अगर मैनेजमेंट देखा GIB और CIB एग्ज़ाम पास है, तो मान लिया जाता है कि अच्छी नॉलेज है इनके पास में, और डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं ये पूरे परफेक्ट हैं एकदम से। सर, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर कोई एस्पेरेंट्स GIB या CIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सो दैट इन एग्ज़ाम को क्लियर करने में उनको हेल्प मिले। सब्जेक्ट देखो, मतलब एक तो शॉर्टकट की बात करते हैं, चलो ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6 कर लिए, उतना कर लें, टेक्निकली वो तो अवॉइड ही करना चाहिए जी, अगर हम टाइमली स्टडी करें इसकी शुरू, जी, और स्टडी अगर करेंगे तब, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन ये नहीं पता कि लास्ट टाइम कैसे आए थे, और क्वेश्चन वही होगा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके डालने वाले, अगर लेकिन पढ़ा हुआ होगा
वो चीज़ तो अच्छे ढंग से कोई क्वेश्चन आ जाए फिर तो जी किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके डालो क्वेश्चन, उसने सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। जी अगर पढ़ेगा नहीं इंसान तो थोड़ा सा देखो मुश्किल पड़ता है, फिर तो आइडिया वाला ही काम हो गया। जी ठीक है ना। सर, बहुत सारे बैंकर्स एक चैलेंज फेस करते हैं, क्योंकि मैं जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं मैं कि यहाँ पर बैंकर की लाइफ में समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक बैंकिंग जॉब है, और उसके बाद में इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, सीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। और आज के समय में एग्ज़ाम उतने आसान रहे नहीं हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए एक डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसे केस में अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्टडी करने का टाइम या तो ऑफिस से जाने से पहले है या ऑफिस से आने के बाद ही समय है हमारे पास में स्टडी करने के लिए। तो एक बैंकर को अपनी लाइफ में या अपने दैनिक जीवन में इस समय को कैसे मैनेज करके चलें सर? देखिए, कई दफ़ा हम जब बात करने लगते हैं ना कि मेरे पास टाइम को, जब हम टाइम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम निकालना है हमें जी उस काम को करने के लिए। जब हम टाइम की बात करते हैं, हर एक करेगा, मेरे को तो कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, जी पहले यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन हर एक इंसान को रेगुलरली सुबह उठ के 15-20 मिनट, ज़्यादा टाइम ना लगाओ, चाहे 15-20 मिनट वॉक जरूर करे, या मतलब एक्सरसाइज करे, जो हम जैसे भी लगाना है डिवोट करना है, यानी कि माइंड के अंदर ऑक्सीजन फ्लो सही ढंग से हो। मतलब चाहे ऐसे लगेगा कि यार बीच में एक्सरसाइज कहाँ से आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वो लेंगे ना, चीज इनहेल करेंगे, हमारे ड्यूरिंग द डे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और एनर्जी मिलती है बेसिकली। ठीक है ना। और वो एनर्जी ही हमें सारा दिन काम करेगी। जी अब हमें डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है कि हम अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। जी एक तो तरीका है कि हम जैसे ट्रैवल कैसे करते हैं। जी सपोज कर लो मैं यहाँ से, सपोज गुड़गांव में या किसी भी सिटी में, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, सपोज करो दिल्ली जा रहा हूँ। एक तो तरीका है मेरे पास कि मैं अपनी कार लूँ और आगे या जो भी व्हीकल लेना उसके थ्रू मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ। अब मेरे पास एक अल्टरनेट सोर्स ये है कि हम ठीक है इस पर ना गाड़ी में नहीं जाके ना हम मेट्रो में चले जाते हैं। मेट्रो में जाऊँगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं रिलैक्सड हूँ, गाड़ी मैंने नहीं चलानी, जी और अपना उस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है पढ़ने के लिए भी। आजकल तो मोबाइल पे चीज़ें अवेलेबल हैं जी या अपना कोई 4-5 पेज का कुछ ऐसा सा फोल्डर बना के ले जाओ कि भी अपना साथ में पढ़ लिया। जी एक तो वो टाइम निकाल लिया, या फिर दूसरा हम कहीं, अब सारे ही लोग कर रहे हैं कि भी आजकल एक व्हाट्सएप शुरू हो गया कि वो व्हाट्सएप पे टाइम ज़्यादा डिवोट कर लेते हैं। थोड़ा सा उसको भी कहीं ना अगर पढ़ना है कम तो करना पड़ेगा। जी टाइम है तो 24 आवर्स ही, उसी में से निकालना है हमें। जी सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थोड़ा जब पहले भी किया करते थे, जी आजकल तो व्हाट्सएप का नाम आ गया। जैसे पहले भी बच्चों के 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो जैसे केबल वगैरह उन दिनों काफ़ी पेरेंट्स केबल कटवा देते थे। टीवी नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना ज़्यादा, रेडियो नहीं सुनना है। जी उसके बाद में सर, जितने भी अगर हम लोग बात करते हैं जो जीआईबी सीआईबी के एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इस ऐसे जब एग्ज़ाम डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है तो चैलेंजेस फेस करते हैं कि इतना डीप हम कैसे पढ़ें, इतने डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करें। उनके लिए सर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स अगर। देखिए, एक टफ वही चीज़ है, अगर हम वर्ड टफ यूज़ करते हैं ना, जी। जो चीज़ हमें नहीं आ रही इसका मीन जो टफ है, जी तब हम उसको टफ की डेफिनेशन में ले जाएंगे। टफ कुछ नहीं है, जब हम रेगुलरली कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हमें शायद आज वो टफ लग रहा है, वो आने वाले वक्त में वो आसान लगने लगता है। जी मैं एक सजेस्ट करूँगा इसी के अंदर चीज़ कि हमें बैंकिंग के बारे में कुछ ऐसा सा, या तो मैगजीन्स या जो भी जिसके पास अवेलेबल हो चीज़, कि वो अपना ज़रूर रेगुलरली पढ़े। एक मैं आपको इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आरबीआई का ही एक ना क्रेडिट मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू आता मंथली, जी वो सिर्फ 4 पेज का लीफलेट है, जी और उसको पढ़े तो बैंकिंग लोकल भी और इंडियन भी और बाहर के बारे में भी काफ़ी सारा क्लैरिटी आरबीआई की तरफ से आई और ऑथेंटिक है एकदम। नहीं तो हम पढ़ते हैं कुछ, होता कुछ है, उसको बना के कुछ और पेश कर दिया जाता है। हर एक स्टूडेंट या हर एक एस्पिरेंट उसको तो पढ़े ही पढ़े,
तो आपको बैंक किसी भी टॉपिक पे आपको या आने वाला कुछ अगर कुछ आगे डेवलपमेंट्स होने वाली हैं इंडस्ट्री में वो भी पता लगेंगी, या कोई डिसीजंस लिए गए हैं वो पता लग जाते हैं। सर आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें जो जीआईबी या सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं तो समय कम रहता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में मेंटरशिप क्या रोल प्ले करती है या मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल रोल प्ले करेगा। देखिए हम कई बारी चीज़ को पढ़ने लगे थे, अब उसको पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसको हमें ये तो पता होना जरूरी है ना कि उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सा जी क्या चीज़ हम किस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करें। जी नहीं तो ठीक है A to Z पढ़े जा रहे हैं, उसका तो कोई पर्पज़ नहीं होगा ना कि या एक टॉपिक में से भी क्या चीज़ ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है या ज़्यादा हमें डेप्थ में पढ़ना चाहिए, वो मेंटरशिप ही बता सकती है। जी नहीं तो A to Z पढ़ते रहेंगे। जी वही है कि रास्ते पे चले जा रहे हैं, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है और हम चले जा रहे हैं, अगर गलत रास्ते से जा रहे हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, या पहुंचेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर हमें कोई मेंटर कर रहा होगा तो हमें वो सही बात बताएगा, यहाँ से चलना है, यहाँ से अगर हम निकलते हुए चलेंगे तो कम से कम समय में अपने टारगेट तक, गोल तक पहुँच जाएंगे। मेहनत वही करनी है, ठीक है, इधर से दूसरे रास्तों से जाओगे उससे भी वही मेहनत करनी है, लेकिन अगर एक सही पाथ से जाएंगे तो टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। ये तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। जी जी बिल्कुल सर। एंड उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, जब ट्रेडिशनल बैंकिंग में पहले जब ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करते थे और आज के समय में जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, तो सर पहले में और अब में क्या फ़र्क है इन दोनों एग्ज़ाम में? पहले जो एग्ज़ाम होता था जी डिस्क्रिप्टिव होता था, जी जो पास मार्क्स हैं पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। मैं बल्कि आजकल जो लोग कहते हैं कि आजकल टफ हो गया है, मैं कहता हूँ आजकल आसान हो गया है। जी पहले तो एक ट्रेंड सा था कि भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 7 देने हैं, जी ठीक है ना, मैक्सिमम बहुत अच्छा लिखा है तो 7 देने हैं। 50 पास मार्क्स 50 थे, आज भी 50 हैं, तो उसमें से मतलब जो 50 मार्क्स लेने इजी नहीं होते थे उस समय। आज की डेट में तो अगर नहीं भी क्वेश्चन आता तब भी टिक कर दो, हाँ, तो कब मार के आ जाएंगे तब भी तो भी कुछ 4 में से एक क्वेश्चन तो ठीक होगा ही। जी जी मतलब पहले के मुकाबले अब इजी, हाँ नो डाउट, थोड़ा सा टॉपिक्स थोड़ा सा डेप्थ में जाने लग गए हैं, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट्स वैसी आ रही हैं तो डेप्थ में तो जा ही रहे हैं। थोड़ा सा फर्क तो है उस तरह का। तो पहले जीआईबी सीआईबी का जो नाम है सीआईबी पार्ट 1 सीआईबी पार्ट 2 हुआ करता था। अब जो सीआईबी पार्ट 1 है उसको अब जीआईबी के नाम से जाना जाता है और जो सीआईबी पार्ट 2 था वो सीआईबी हो गया है। एंड पहले जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होता था, उसमें पहले वैसे ही लिख के आना पड़ता था, जैसे स्कूल में या कॉलेज में एक क्वेश्चन आया है और नीचे उसका डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है। अभी इंस्टीट्यूशन ने कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट की हैं जिसमें वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस, तो वो मुझे लगता है वो उसी साइड में वो डिस्क्रिप्टिव की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव की तरफ ही आंसर अपने आप निकालो, नहीं तो 4 में से एक तो टिक कर ही देते थे ना जी, सामने टिक नहीं कर पाएंगे वो। अब टिक नहीं कर पाएंगे, अब उसमें टाइप करना पड़ेगा वहाँ पर आंसर और उसके बाद में ही आंसर मिलेगा। एंड अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, अभी जीआईबी या सीआईबी एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं की गई है और अभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी भी उम्मीद नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी, है ना। अभी नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है जीआईबी और सीआईबी का। तो ऐसे केस में नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो आप सभी की क्वेरीज आ रही थी, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब है क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जी बिल्कुल, मतलब बिना डरे, उसका माइनस इफेक्ट तो है ही नहीं। जी तो क्वेश्चन तो 100%, यानी कि अगर वैसे ये मान के चलो, वैसे अगर 100 में से 25 लेने हैं, कुछ भी करके आएंगे 25 तो ले ही लिए, बाकी 25 के लिए एफर्ट करनी है ना। जी जी तो लेकिन यह है कि नेगेटिव मार्किंग ना होना भी अभी हेल्पफुल है। अगर फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें सारे एस्पिरेंट्स के भी जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जी सर बिल्कुल। एंड आप जीआईबी सीआईबी का एग्ज़ाम पास करेंगे, उसके जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना, जिसमें से हमने बहुत सारे आपको काउंट करा दिए हैं। सर आज के समय में अगर हम बैंकिंग करियर की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 1 डिकेड या 2 डिकेड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या होने वाले हैं? भी साइड बाई साइड जैसे कुछ जैसे डिजिटल वाला तो प्लेटफॉर्म शुरू हो ही गए हैं कि भी पहले तो हर एक इंसान को बैंक में जाएगा तब वो बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस कर पाता था।
जी। अब तो घर बैठे बैठे ही ट्रांजैक्शंस करने हैं, डिजिटल बैंकिंग के या नेट बैंकिंग कह लो, बेसिकली घर बैठे बैठे खुद ही एनईएफटी और एनईएफटी क्या बोलो आरटीजीएस वगैरह खुद ही कर लेते हैं। जी। फंड ट्रांसफर की ये नहीं किसी भी समय कर लो, जी। ठीक है ना। वो रिस्ट्रिक्शंस डे बाय डे कम होती चली जा रही हैं जी। और इंसान खुद ही घर पे कर पा रहा है। और हाँ, लेकिन इससे ये जरूर लगेगा कि भी वो पहले तो स्टाफ उसको पंच करता था, अब तो खुद ही कर लेगा। सर यहीं पर एक क्वेश्चन ये है कि कस्टमर के लिए तो ये ये चीज़ें आसान होती जा रही हैं, ईज़ हो रही हैं। वहीं पर अगर हम स्टाफ की तरफ से बात करें, बैंकर्स की तरफ से बात करें, तो आने वाला टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर ऑटोमेशन आ गया है, इन सब तरफ चीज़ें मूव हो रही हैं। तो बैंकर को अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और ये आने वाले 1 डिकेड या 2 डिकेड में जो बैंकिंग में बहुत बड़े चेंजेस की उम्मीद की जा रही है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला तो टॉपिक बेसिकली आईटी से रिलेटेड ही है। जी। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम वो उसके अंदर जो ऑलरेडी फीडेड है उसी को उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जी। बैंकिंग में कभी भी फ्यूचर चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना मर्जी आ जाए, उसके बावजूद भी बैंकिंग में क्या है ना, डे बाय डे चेंजेस इतनी आ रही हैं कि वो पता लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको उसके साथ पैच पूरा का पूरा कवर अप नहीं कर पा रहा टाइमली। तो उसके लिए जो खुद स्टाफ का या ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी उसने कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक कर देगा, को जो डाटा फीडेड है उसके हिसाब से वो कर देगा। जी। लेकिन फ्यूचर में उसको फिर क्योंकि चेंजेस आ गई हैं और टाइमली उस पर वो डाटा फीड नहीं हुआ बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रक्शंस, तो वो इम्प्लीमेंट शायद प्रॉपर ढंग से ना हो पाए। तो डेव यानी जो स्टाफ की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। जी। सर अगर आपका इतना जो लंबा है 40 साल का बैंकिंग करियर रहा है, तो आपने क्या मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स क्या रहे हैं आपके इस 40 साल के बैंकिंग करियर में? बैंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेसन इम्पोर्टेंट है, ईमानदारी। जी। अगर मतलब किसी को भी कोई भी अगर बैंकिंग में काम कर रहा है, बिल्कुल ही ईमानदारी से काम करे। क्योंकि बैंक में हो सकता है अगर कोई कहीं डिफरेंट तरीके की करते हैं जगलरी, लेकिन वो लेटर और सोनर वो पता लग जाती है और वो फिर ओवरऑल इंसान को खुद ही डेंट करती है। कोई भी जगलरी नहीं करे मतलब बेसिकली, या इंस्टीट्यूशन को लॉस करने वाली स्थिति क्रिएट करेगा तो नुकसान खुद को ही होगा। ईमानदारी 100% मेंटेन करे, जी। तभी उसकी डेवलपमेंट है और तभी वो सुकून से काम कर पाएगा। अभी जो यंग बैंकर्स बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? डे टू डे अपने आप को रेगुलर जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं पर्टिकुलरली, या जो हमारे पास हमारे काम से रिलेटेड हैं वो तो करना ही है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के बारे में उसको रेगुलरली पता होना चाहिए। यानी कि वो डायरेक्टली अपने काम पे नहीं भी अगर आज इम्पैक्ट कर रहे, फ्यूचर में या उसको कई डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो दूसरे रूल्स रेगुलेशन भी काम आ रहे होते हैं। जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक MCIR जो आता है, मॉनेटरी क्रेडिट एंड इन्फॉर्मेशन रिव्यू, और ऐसे ही IIBF का भी अलग एक आता है, मंथली मैगजीन आती है विजन के नाम से जी। वो भी पढ़े, ताकि अपडेट होना बहुत जरूरी है बैंकिंग के अंदर। विज़न में जो बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके थॉट्स, उनके व्यूज़ उसमें पढ़ने को मिल जाते हैं। एंड आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, या रिसेंटली क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनका एक आइडिया मिल जाता है। तभी उस हिसाब से इंसान ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता रहा, आगे ये होने वाला है, मैं भी अपने आप को तैयार करूँ उसके लिए। जी। सर अगर किसी यंग बैंकर को बैंकिंग सेक्टर में अगर सक्सेस पानी है, तो उसे यहाँ पर उसमें अगर हम स्किल्स की बात करें, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखो, पहले तो होता था कंप्यूटर्स आने चाहिए, वो तो आजकल यंग जनरेशन को सबको पता है जी। बाय डिफ़ॉल्ट पता है जी। मेन तो यही है जी, अपने आप को मेंटली कुछ भी काम चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चेंजेस फ्यूचर में आनी है। तो मतलब हर समय चेंजेस, रूल्स रेगुलेशन इतने चेंज हैं कि वो चेंजेस आते को, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि चेंजेस आते रहे। अपने आप को प्रिपेयर करना है कि भी चेंजेस को मैंने एक्सेप्ट करना है।
अगर कहीं काफ़ी लोग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसे भी पाए जाएंगे कि भी अरे मेरे को काउंटर से यहाँ, इस काउंटर से यहाँ शिफ्ट कर दिया, मैंने नहीं चेंज होना, जी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। पहले होता था काफ़ी। जी। सर, आपने कॉर्पोरेट बैंकिंग में काफ़ी समय तक काम किया है, तो रिटेल बैंकिंग से कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, रिटेल बैंकिंग को या कॉर्पोरेट बैंकिंग को? दोनों के अपने अपने वो हैं। बेसिकली रिटेल में तो क्लाइंट का ओवरऑल कहीं ना कहीं ये रहेगा कि उसकी जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं कम से रिलेटेड रहेगी। भी कम अमाउंट वाला कस्टमर भी हमारे पास आया, हाँ, लेकिन उसी कस्टमर से हम डिफरेंट, और जैसे किसी को LI बेचनी है या कुछ और म्यूचुअल फंड ही उसको बेच दिया, वो इस तरह का कस्टमर आएगा हमारे पास कॉर्पोरेट बैंकिंग में। और उसी से अगर लोन की बात करेंगे इसमें, इसको भी रिटेल वाले में, उसी को हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पिच कर सकते हैं कस्टमर। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करते हैं तो कस्टमर खुद ही अपने आप में इतना बड़ा है जी तो वो हमारे से पूरा कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगता है हमारे से, और हमें उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग करनी पड़ती है। कई बैंक से कोटेशन लेके आता है कहीं से पहले बात करके आ रहा हूँ जी और हमारे को कम से, जैसे रिटेल बैंकिंग में तो हम जब सिक्योरिटीज़ की भी बात करते हैं, यानी कि जो हम उसके जो मॉर्गेज लेना है उससे ज़्यादा ले लेते हैं। जी कॉर्पोरेट जो कस्टमर है वो इतना ज़्यादा हमारे को सिक्योरिटी नहीं देता। जी हाँ, नो डाउट उसकी गुडविल या बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पे हम फंडिंग कर रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी रिटेल बैंकिंग में स्कोप पर हेड जो यानी टोटल जो एवरेज इंटरेस्ट मार्जिन कह लो, या वो हमारे पास ज़्यादा मेंटेन रहता है। सर, जैसे आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग को लेकर काफ़ी एक्सपर्टीज़ रही है, तो अगर किसी को कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ मूव करना हो तो किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए? कॉर्पोरेट बैंकिंग में देखो मेनली तो वो जो हर एक कॉर्पोरेट का जो माइंड में रहता है कि भी मेरे को जो भी मेरा फंड फ्लो है वो मेरे को इमीडिएटली जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, यानी कि जो पैसा आने वाला है मेरे को पूरा पूरा पता रहे कि भी कब मेरे पास पैसा आ रहा है और वो जल्दी रियलाइज़ हो जाए पैसा। जी ठीक है ना। और साइड बाय साइड जो अगर दूसरा बात है कि वो चाहेगा कि मेरे को जो फंड्स हैं कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, मैं ज़्यादा नहीं दूँ। जी। सर, चलते चलते जितने भी हमारे यंग बैंकर्स हैं या जो पीओ और क्लरिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सर क्या फाइनल एक मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें बैंकिंग करियर में आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखें एंड अपने बैंकिंग करियर को आगे बढ़ाएं सर? मैंने भी 39 ईयर्स में देखा कि भी बैंकिंग एज सच अपने में बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री, एज एन इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर आने वाले 2-3 डिकेड में तो मुझे नहीं लगता कि भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली है जी और जब मैंने पहले भी बोला था, जैसे जीडीपी की बात करते हैं तो वो जीडीपी बढ़ने की बात कर रहे हैं तो बैंक्स ने तो अपने आप ग्रो करना ही करना है, तो इसलिए बैंकिंग में ग्रोथ की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। जी और बैंक्स में जो रूल्स रेगुलेशंस को पूरा फॉलो करते हुए काम करें और अपनी एजुकेशन को डे बाय डे एनहांस करें, तो किसी को भी अपनी आगे फर्दर प्रमोशंस में या इंक्रीमेंट्स तो एक बड़ी छोटी सी बात है, पर प्रमोशन की ही बात कर रहा हूँ, या आगे से आगे हायर लेवल पे पहुँचने की बहुत इजीली पहुँचता है इंसान, बट इंटेंशन उसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ईमानदारी। सर, बहुत सारे जो एस्पेरेंट्स हैं जो एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लरिकल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो मॉनेटरी बेनिफिट रहता है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम दूसरी जॉब्स को से कंपैरिजन करें तो मॉनेटरी बेनिफिट में और करियर ग्रोथ में ये किस तरीके से दूसरे सेक्टर से आगे? देखिए, एज एन इंडस्ट्री ही बात करेंगे, जी दूसरी किसी भी इंडस्ट्री में ये नहीं पता लग रहा, जैसे मैं जीडीपी की ही बात कर रहा था। जी अब जब हम बात डायरेक्टली इक्वेशनल है एक्चुअली जो बैंकिंग की ग्रोथ, जी। मैं आपको वो दूसरे एग्जांपल से लेके चलता हूँ कि बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, मैं अपने हमारे जो एमडी थे वो हमेशा कोट किया करते थे, या उनसे जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता था कि आप अपने बैंक की ग्रोथ किस हिसाब से कहते हो कि आपका इतना % ग्रो होगा। जी मैं पर्टिकुलर HDFC बैंक की बात करता हूँ ना, वो लगभग 30% प्लस
जी ग्रोथ करता रहा हमेशा कंटिन्यूसली 17-18 साल। जी तो उनसे जब पूछा जाता था क्वेश्चन कि भी ये आप कैसे 30% कैसे, कहा जी मैं सीधा सा कहता हूँ, अगर सपोज कर लो कि मेरा ये जीडीपी 8% बढ़ना है, जी तो मेरा सीधा सीधा 2.5 से 3 गुना मेरा प्रॉफिट होगा, 2.5 से 3 गुना ग्रोथ होगी, ग्रोथ हो गई जी। ग्रोथ की। और वही लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, वो जो नॉर्मली वो बोला करते थे 1.5 से 2 गुना ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होगी। वर्किंग स्टाइल का फर्क रहा कहीं ना जी कहीं, जी डिसीजन लेने का, या बेसिकली कह लो, या ब्रांच एक्सपेंशन की बात कर लें तो ब्रांचेस जल्दी खोल लेते हैं ये प्राइवेट सेक्टर वाले, वो ग्रोथ वहाँ थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल। एंड जितने भी एस्पेरेंट्स बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी, सीखी होंगी इस पॉडकास्ट से। उसके साथ साथ अगर आप जीआईबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सीआईबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक स्पेशल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ऑफिसर्स अड्डा 24/7 जीआईबी सीआईबी। अगर आप जीआईबी या सीआईबी की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेशल चैनल जीआईबी सीआईबी इंग्लिश मीडियम आप सभी के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। आप सभी के लिए पेड कोर्सेज जीआईबी और सीआईबी के अवेलेबल हैं, जो आपको जीआईबी के एग्ज़ाम हो या सीआईबी के एग्ज़ाम, जिसको फर्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में आपको क्लियर करा देते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप अपने इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लगातार हमारे साथ में ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट रहें, जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यहाँ पर अपने जो टारगेट बनाया है कि मुझे इन एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है, तो आपको पूरी जो मेंटर्स हैं, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और हर सब्जेक्ट में उनके पास में एक्सपर्टीज़ है ना। हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग मेंटर मिल जाएंगे, और वो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार बैंकर्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ लेवल के हो रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन हमें कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, तो ये सब आपको पूरी की पूरी गाइडेंस यहाँ पर मिल जाती है। तो हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।